मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए, संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? तो देखिए, महान्यायवादी संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 76 है। अब अनुच्छेद 76 महान्यायवादी होता क्या है? तो ऐसे समझिए कि महान्यायवादी होता है केंद्र सरकार का वकील। तो देखिए, केंद्र सरकार जो है उस पर बहुत मुकदमे होते हैं और सरकार को सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो भी किसी ना किसी मामले में पूछते रहते हैं, नोटिस भेजते रहते हैं। तो उनका जवाब देने के लिए, तो सरकार का पक्ष रखने के लिए एक वकील होता है सरकारी, और उस सरकारी वकील को यानी केंद्र सरकार के उस वकील को कहा जाता है महान्यायवादी। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और जैसे सरकार हटती है, सामान्यतः ये परंपरा चली आ रही है कि अटॉर्नी जनरल भी हट जाता है, वो भी अपना त्यागपत्र दे देता है और अगली सरकार आती है तो वो अपना वकील रखती है। अब इसी तरह से राज्यों में राज्य की सरकार भी होती है, तो राज्यों में इसी तरह से रहेगा महाधिवक्ता, जिसको बोलेंगे अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल। क्लियर है? जैसे केंद्र में केंद्र सरकार का वकील होगा उसे बोलेंगे अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, इसी तरह से राज्यों में राज्यों की सरकारों का भी वकील होगा जिसे क्या बोला जाएगा? एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। तो कहने का मतलब है ये सरकारी वकील होता है। आगे हम देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता है जो नीति निदेशक तत्वों में है। इसमें है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व कौन से हैं? जिनमें सरकार को निर्देश दिया गया है कि जब आप नीतियां बनाओ तो इनके अनुसार इनका भी ध्यान रखो। जब आपके पास इतने संसाधन हो जाएं, इतना धन हो जाए, इतनी सक्षम हो जाओ, तो इनका पालन करो। ये निर्देश दिए गए हैं सरकार को, और ये नीति निदेशक तत्व हैं जो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। अब देखिए, 36 से लेकर 51 तक अगर हम काउंट करें, देखें 36, 37, 38, 39, 40, इस तरह से 51 तक, तो ऐसे कौन से दो अक्षर हैं जो समान आते हैं? तो 36 से लेकर 51 तक सिर्फ 44 ही ऐसा है जिसमें दोनों अक्षर समान हैं। दोनों समान हैं, बिल्कुल, 4 और 4। तो ये ही समान नागरिक संहिता की बात करता है। दोनों समान हैं तो किसकी बात करेगा? समान नागरिक संहिता की। तो अनुच्छेद 44। क्लियर है? समान नागरिक संहिता के बारे में अनुच्छेद 44 बात करता है, जो कि किसमें दिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व किसमें दिए गए हैं? संविधान के भाग 4 में दिए गए। अब देखिए, ये समान नागरिक संहिता होती क्या है? जो हमारे सिविल मैटर होते हैं, सिविल मैटर का मतलब है शादी विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, या फिर जैसे संपत्ति से संबंधित। हर धर्म के कुछ ना कुछ अलग हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में था कि 3 बार तलाक बोल दिया और तलाक हो गया। हिंदू धर्म में देखेंगे तो कोर्ट में आप जाएंगे, 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा, उसके बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा।
तो हिंदू धर्म के लिए अलग प्रक्रिया थी, मुस्लिम धर्म के लिए अलग प्रक्रिया थी, इसी तरह से ईसाई धर्म के लिए अलग प्रक्रिया है। तो इन अलग अलग प्रक्रियाओं को खत्म करके एक ही कानून कर दिया जाए सभी के लिए, तो उसे बोलते हैं समान नागरिक संहिता। अब भारत में समान नागरिक संहिता देश में तो लागू नहीं है, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने लागू कर दी है। किसने कर दी है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड है जो इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है। क्लियर है? तो उत्तराखंड ऐसा है पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 आई, ये आई है, के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक कितने वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है? तो ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। थोड़ा सा अब हम समझें, हम बात करें केंद्र में और हम बात करें राज्य में। अब केंद्र में जो वित्त आयोग गठित होता है वो अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है, और राज्य में गठित होता है जो 243 आई के तहत गठित होता है। अब ये भी 5 वर्ष के लिए है और ये भी 5 वर्ष के लिए है। इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं, इसका गठन राज्यपाल करते हैं। अब वित्त आयोग करता क्या है वो समझे। केंद्र में जो वित्त आयोग बनेगा, तो देखिए टैक्स जो इकट्ठा होता है, तो ज्यादा टैक्स के सोर्स संसाधन केंद्र के पास है और राज्य के पास कम है। तो मतलब केंद्र के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा और राज्यों के पास कम होगा। अब केंद्र उस पैसे में से कितना हिस्सा राज्यों को दे और कैसे कैसे दे, उसकी क्या शर्तें हो, क्या तरीका हो। ऐसा नहीं है कि राजस्थान बहुत बड़ा है, उसे भी उतना दे दिया जाए और सिक्किम को भी उतना दिया जाए, गोवा को भी उतना दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके आधार क्या हो सकते हैं, वो सलाह देता है, उस बात की सिफारिश करता है वित्त आयोग। तो मतलब ये धन के बंटवारे की बात किस किसके बीच में करता है? केंद्र और राज्यों के बीच में। अब देखिए इसी तरह से राज्य, अब हमारे यहां 3 स्तर की सरकार है। एक स्तर केंद्र सरकार है, दूसरी स्तर है जो राज्य सरकार है, और तीसरा स्तर है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का मतलब है शहरों में नगर पालिका, नगर निगम, गांवों में बात करें तो पंचायत। तो अब इसी तरह से जैसे केंद्र के पास संसाधन अधिक थे टैक्स के और राज्यों के पास कम थे, इसी तरह से अब राज्यों के पास ज्यादा हैं और पंचायतों के पास, स्थानीय शासन के पास कम है। तो अब राज्य का जो वित्त आयोग गठित होगा वो राज्य सरकार से कितना धन पंचायतों को देना चाहिए उसके बारे में सलाह देगा। तो कहने का मतलब है ये धन का बंटवारा किन किन के बीच में करेगा? राज्य और स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार नगरीय भी हो सकती है या ग्रामीण भी हो सकती है, दोनों को ही। तो इस तरह से 2 तरह के वित्त आयोग हमारे देश में होते हैं। एक होता है केंद्रीय वित्त आयोग और दूसरा होता है राज्यों में राज्य वित्त आयोग। तो देश में, हमारे देश में अगर हम बात करें तो 16 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। 16 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। क्लियर है? तो ये वित्त आयोग के बारे में था 243 आई। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कि मतलब हमारे यहाँ सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसमें मंत्रिमंडल रहेगा, मतलब मंत्री होंगे, मंत्रियों से मिलकर क्या बनेगा, मंत्रिमंडल बनेगा। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, ये हमने ब्रिटेन से ली है। और अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये हमने रूस से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। लास्ट की हम क्लासों में पढ़ चुके हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है हमने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो आंसर सी सही होगा। क्लियर है? आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता कहां के संविधान से ली गई है, कहां के संविधान से ली गई है? याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था हो, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हो, एकल नागरिकता हो, संसद की सर्वोच्चता जैसे पहलू हो, तो वो सारे हम कहां से लेंगे? ब्रिटेन से लेंगे। तो एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे हमारे यहाँ कोई आदमी हरियाणा का रहने वाला है, कोई आदमी यूपी का रहने वाला है, तो हरियाणा की या यूपी की नागरिकता उसके पास नहीं है, उसके पास पूरे देश में सभी लोगों के पास बस भारतीय नागरिकता है। तो यानी सभी के पास नागरिकता कैसी है? एकल है। जबकि अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी। दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। ये दोहरी नागरिकता क्या होती है? जैसे वहां का कोई नागरिक किसी राज्य का निवासी है, तो उसके पास में राज्य की नागरिकता भी होगी और उसके पास अमेरिका की नागरिकता भी होगी, यानी दो जगह की नागरिकता उसके पास होती है। जबकि भारत में एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत, याद रखिएगा निर्वाचित नहीं है यहां, मनोनीत किया जाता है। मनोनीत का मतलब है उनके मन से नियुक्त करना। तो राष्ट्रपति जी के मन से नियुक्त करने का प्रावधान है संविधान में। तो राष्ट्रपति कितने लोगों को राज्यसभा में, तो हमारे यहां संसद में कितने सदस्य हैं? सदन हैं, दो सदन हैं। एक है राज्यसभा और दूसरी है लोकसभा। अब राज्यसभा में राष्ट्रपति हैं, वो 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से नियुक्त कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी वास्तव में राष्ट्रपति की नहीं चलती है, सरकार की रहती है। तो सरकार अपनी मर्जी से नियुक्त कराती है, नाम राष्ट्रपति का होता है। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति करते हैं। तो 12 सदस्यों को, अब ये 12 सदस्य कौन से होने चाहिए? ये 12 सदस्य ऐसे हों जो कला, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक कार्य, इनसे जुड़े हुए हों। और इनको 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 80 एक ए, अनुच्छेद 80 का पहला पार्ट और पहले पार्ट का ए भाग, उसके अनुसार 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब ये 12 सदस्यों को मनोनीत क्यों किया जाता है, उसका तर्क समझें। मान लीजिए कि राज्यसभा में बाकी लोग चुनकर आए, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इन क्षेत्रों से संबंधित विद्वान यहां नहीं आ पाए, तो इन संबंधों से जुड़े, इस क्षेत्रों से जुड़े हुए विद्वानों का जो अनुभव है उसका लाभ कैसे लिया जाए, तो उसका लाभ लेने के लिए वहां 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति हैं जो अनुच्छेद 80 एक ए के अनुसार 12 सदस्यों को, जो कला, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हो सकते हैं, उनको राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? चुनाव में वोट दिया, मान लीजिए 100 वोट मतदाता थे और 100 में से 70 लोगों ने मतदान किया,
तो अब कितना हो गया, 70% मतदान हो गया। तो उसे क्या बोला जाता है, मतदान प्रतिशत बोला जाता है। वीटो क्या होता है, वीटो होता है नकारात्मक मतदान। मतलब किसी चीज को रोकना, किसी चीज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वीटो पावर यूज की जाती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने देखा है कि 5 महाशक्तियां हैं, उनको वीटो पावर है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि इस प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल कर दिया। तो मतलब वीटो का इस्तेमाल कर दिया तो मतलब वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं खत्म हो जाएगा। अब आता है कोरम। कोरम को हिंदी में बोलेंगे गणपूर्ति। गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब क्या है, मान लीजिए 100 बच्चों की एक क्लास है और उस क्लास की गणपूर्ति निर्धारित कर रखी है 10 बच्चे। यानी अगर 10 बच्चे से कम होंगे तो क्लास स्टार्ट नहीं की जाएगी, टीचर वेट करेगा जब तक 10 पूरे ना हो जाएं। और अगर 10 पूरे नहीं होते हैं तो क्लास नहीं लगेगी, और 10 पूरे हो गए तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब वो न्यूनतम संख्या जो किसी समिति की कार्य प्रणाली को चालू करने के लिए चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, गणपूर्ति। तो जैसे लोकसभा राज्यसभा में 10%, 10% अगर नहीं है सदस्य तो उसे कार्यवाही स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम सदस्य संख्या किसी समिति या किसी सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए जो होती है उसे क्या बोलते हैं, गणपूर्ति। मतदाता वर्ग किसी भी तरह का वर्ग हो सकता है, सामाजिक तौर पर वर्ग हो सकता है, पार्टी वाइज वर्ग हो सकता है, तो मतदाताओं का अलग अलग वर्ग हो सकता है। तो कहने का मतलब है इसे क्या कहेंगे, मतदान प्रतिशत कहेंगे। अगला है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों का होता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सभी का कितना है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का भी इतना ही है, उपराष्ट्रपति का भी इतना ही है, और राज्यपाल का भी इतना ही है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आता है, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं, पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब है एक पद पर बैठेगा और दूसरे पद का हकदार हो जाएगा। जैसे उपराष्ट्रपति के पद पर जो बैठेगा वो राज्यसभा का सभापति बनने का हकदार हो जाएगा। तो अब मतलब उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। लेकिन सभापति कैसे होते हैं, पदेन, मतलब इस पद पर रहेंगे तो इस पद पर भी रहेंगे। ठीक है। अब राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, और दूसरा आता है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, तीसरा आता है राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, अगला आता है राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल। अब ये क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करते हैं, इनको हम तसल्ली से समझें। देखिए राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है। कैसा है, स्थायी सदन है। यानी इसे आप भंग नहीं कर सकते। जैसे लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल बाद भंग हो जाती है, फिर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह 1/3 और चुन लिए जाते हैं, फिर अगले 2 साल में अगले 1/3 रिटायर हो जाते हैं, 1/3 नए चुन लिए जाते हैं, फिर अगले 2 साल में। तो ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहता है, कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता है। जैसे लोकसभा पूरी तरह खाली हो जाता है, फिर अगली बार फिर चुनकर आता है, तो राज्यसभा कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता है। तो ये कैसा है, स्थायी सदन है। और जब स्थायी सदन है तो उसका कार्यकाल क्या होगा, निश्चित नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष। तो क्वेश्चन में ये विशेष ध्यान रखिएगा
एग्जामिनर राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है या राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है? अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा तो निर्धारित नहीं कर सकते, स्थायी सदन है। अगला, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछता है तो 6 वर्ष है। अब देखिए, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। अब इसके सभापति कौन है? सभापति हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। तो इसका मतलब यहां सभापति का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष होगा। तो देखिए, राज्यसभा ऐसा सदन है जिसके मुखिया यानी उसके सभापति का कार्यकाल तो कम है और उसके सदस्य का कार्यकाल ज्यादा है। ये याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा सदन है जिसके सदस्य का कार्यकाल उसके सभापति या उसके मुखिया के कार्यकाल से ज्यादा होता है, तो राज्यसभा है। अब बात करें उपसभापति की, तो उपसभापति है वो राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, और सदस्यों में से चुना जाएगा तो उसका कार्यकाल भी कितना होगा? 6 वर्ष होगा। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो उपसभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, उसके सदस्य का कार्यकाल कितना है और उसके सभापति का कार्यकाल कितना है। तो इस अंतर को समझिएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को कहां से लिया गया है? ये अभी हम पढ़ चुके हैं। शासन में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहां से ली है हमने? ब्रिटेन से ली है। तो उसी को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, एक ही बात है। यहां से लिया है हमने ये। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है? मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जिसमें धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की आजादी दी गई है? तो देखिए, अनुच्छेद, धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद कहां से कहां तक स्टार्ट है? धार्मिक स्वतंत्रता कहां से कहां तक दी है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। और सबसे पहले 25 में ही दिया गया है आबाद। तो अनुच्छेद हो गया 25। आगे हम देख लें इसे। अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? किसी धर्म की अंतरात्मा को मानना, उसकी मान्यता को स्वीकार करना, उसके अनुसार आचरण करना। आचरण करने का मतलब है कि अगर हिंदू धर्म है तो आप पूजा पाठ करेंगे, अगर मुस्लिम धर्म है तो आप नमाज अदा करेंगे, अगर आपका धर्म है जो सिख है तो आप गुरुद्वारे जाएंगे, और अगर आपका ईसाई है तो आप चर्च में जाएंगे। तो मतलब आप उसके अनुसार आचरण करने के लिए आजाद हैं और उसका प्रचार करने की आपको आजादी है। तो ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब आप अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे गुरुद्वारा कमेटी बनती है, या आपको गुरुद्वारे में लंगर चलाना है या कैसे करना है, तो वो आप अपने धर्म की व्यवस्थाओं को खुद मैनेज कर सकते हैं। जैसे मंदिरों की कमेटी बनी होती है, मंदिरों के ट्रस्ट बने होते हैं, ये चीजें। अगला आता है 27 अनुच्छेद। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी धर्म विशेष का प्रचार करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकती सरकार। मतलब ऐसा नहीं है कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देना है तो पूरे देश में टैक्स लगा दिया, ईसाई टैक्स लगा दिया, नहीं लगा सकते। मतलब आप धार्मिक टैक्स नहीं लगा सकते। हाँ, शुल्क वसूल कर सकते हो। शुल्क वसूल करने का मतलब है, जैसे आप किसी मंदिर में गए और मंदिर में आपने चप्पल उतारी, और चप्पल उतारने के बदले में आपको वहां टोकन मिला और उसके बदले में आपको 5 रुपए देने पड़े या 10 रुपए देने। तो अब आपने वो सुविधा ली तभी आपको वो पैसा देना पड़ा, तो वो सुविधा के बदले में शुल्क है। आप वहां मत उतारिए, अपने घर उतार कर आइए, या वहां मंदिर जाइए मत, तो आप पर वो शुल्क नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है जो उस सुविधा का लाभ उठाएगा उसे तो वो शुल्क लगेगा। तो शुल्क तो लग सकता है लेकिन सब पर टैक्स नहीं लग सकता। अगला है 28। कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। तो कुछ संस्थान कौन सी हैं जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी धन मिलता हो, यानी सरकारी खुद संस्था हो, सरकारी स्कूल हो, या
कोई प्राइवेट स्कूल है ट्रस्ट की जिसमें सरकार से छूट पर जमीन मिली हो, या सरकार से कोई आर्थिक सहायता मिल रही हो, तो मतलब किसी भी तरह से सरकारी धन जहां तक मिल रहा है जिस संस्था में, उस संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह करके ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद थे 25 से 28। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में पीआईएल का अर्थ क्या होता है? पीआईएल, तो पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी में आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जनहित याचिका। जनहित याचिका। एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, पीएन भगवती, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। तो पीआईएल का मतलब क्या होता है, जनहित याचिका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि किसी एरिया में कोई समस्या है और कुछ लोग उससे परेशान हैं, और वो लोग इतना सक्षम नहीं है कि वो कोर्ट में जा सकें, तो कोई भी दूसरी संस्था, कोई भी दूसरा व्यक्ति उनका प्रतिनिधि बनते हुए उस समस्या को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रख सकता है। तो अब उसे रख सकता है तो उसके बाद में उस पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो इसे बोलते हैं जनहित, जनता की भलाई के लिए याचिका, जनहित याचिका। तो इसी को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, जनता के इंटरेस्ट में यानी जनता के हित में लिटिगेशन यानी याचिका। तो जनहित याचिका क्या होती है? जो किसी विशेष समुदाय या किसी क्षेत्र के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई समस्या है लोगों को, और उन समस्याओं को न्यायपालिका के समक्ष कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था रख सकता है। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका लगाई है कि उस एरिया में कुत्ते बहुत काट रहे हैं या उस एरिया में लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो समस्या है, तो इनको बोलते हैं जनहित याचिका, और इनको शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज थे पीएन भगवती, उनको जाता है। आगे हम देखें, इस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकार हैं जिनको 6 भागों में तोड़ रखा है। उनमें से एक भाग है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिया, अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। ये रहा। अगर हम बात करें 19 से 22 में, तो 19 से 22 में कौन से अधिकार दिए गए हैं? स्वतंत्रता के। अनुच्छेद 23-24 में क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में अभी हमने देखा क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता। और 29 से 30 में क्या दिया हुआ है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिखा है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि यानी अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान, शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार का उल्लेख? तो मतलब किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और उनकी संचालन कर सकते हैं, मतलब उनका मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा अल्पसंख्यक संबंधित शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में। तो संस्कृति का पहले और शिक्षा का बाद में आता है। तो अनुच्छेद 30 में आता है इसका अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित करने का। इनके बारे में हम देख लें। तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? जो समुदाय संख्या में कम हो। तो अल्पसंख्यक यहां पर दो तरह के दिए गए हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब है धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम हो। तो भारत में ऐसे कौन कौन से समुदाय बनाए रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हिंदू को छोड़ दीजिए और बाकी सबको काउंट कर लीजिए। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, यानी टोटल
6 समुदाय भारत में ऐसे हैं जिन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक कहा जाता है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक कितने हैं? 6। और भाषाई अल्पसंख्यक बहुत सारे हो सकते हैं। भाषा के आधार पर हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनके आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक बहुत सारे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं जो अपनी मर्जी के शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, अपनी रुचि के, और उनका संचालन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान दिया है। 30(1) में देखें, अल्पसंख्यकों को, कौन से अल्पसंख्यक? धार्मिक और भाषाई को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार। वहीं 30(2) में दे रखा है, राज्य द्वारा अनुदान में अल्पसंख्यक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर सरकार है जो अनुदान देती है कुछ, तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, वो सभी को देगी। क्लियर है? तो इस तरह से करके शैक्षणिक संस्थान खास करके अल्पसंख्यकों इस अनुच्छेद के तहत स्थापित होती हैं। अनुच्छेद 30 से दिया गया है। अगला देखें, केंद्र ने 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। इस अनुच्छेद में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो हम सबको ही पता है लगभग कि अनुच्छेद 370 है वो किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से संबंधित। तो 5 अगस्त 2019 को इस बात की घोषणा हुई कि 370 रद्द कर दी गई है, और उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, और राज्य की जगह क्या बना दिए? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। क्या क्या बना दिया? एक तो दे दिया जम्मू कश्मीर, और दूसरा दे दिया नाम लद्दाख। इस तरह से करके ये 2 क्या बना दिए गए? केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले क्या था? जम्मू कश्मीर एक राज्य था। तो मतलब एक राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। किस डेट से लागू हुआ वो? 31 अक्टूबर 2019 से। अब खास बात यह है कि 31 अक्टूबर की डेट ही क्यों चुनी? 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। यानी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, क्योंकि भारत में रियासतों का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। तो जैसे भारत का रियासतों का एकीकरण हुआ उस दिन उन्होंने निभाई, इसीलिए उनके जन्म दिवस पर, राष्ट्रीय एकता दिवस पर, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तोड़ दिया गया था। तो क्लियर हुआ? राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है? 31 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है? भारत का लौह पुरुष। आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो क्लियर हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर बन गए थे, और धारा 370 है जिसे समाप्त करने के बाद ही ऐसा किया गया था। और धारा 370 किससे संबंधित? धारा 370 अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? अनुच्छेद 370 था जम्मू कश्मीर से संबंधित। अगला हम बात करें, भारत में रक्षा बल, रक्षा बल का मतलब है मिलिट्री, उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखिएगा, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कहने का मतलब है जब भी युद्ध की घोषणा की जाएगी तो राष्ट्रपति की तरफ जाती है, तो इन्हें सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है, सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। अगला देखें, नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी
अब नगर पालिका आ गई, तो नगर पालिका क्या है? स्थानीय सरकार है। और स्थानीय सरकार कैसी है? शहरी है। और अगर ग्रामीण होती तो क्या होता यहां पर? पंचायत होता। तो इनके चुनावों की जिम्मेदारी किसकी है? तो यहां देखें हम, एक होता है केंद्र में केंद्रीय चुनाव आयोग, और एक होता है राज्य चुनाव आयोग। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो कौन कौन से चुनाव कराता है? वो चुनाव कराता है राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, उसके अलावा एमपी, जिनको हम क्या बोलते हैं? सांसद। अब चाहे वो सांसद राज्यसभा का हो या वो लोकसभा का हो, दोनों के चुनाव ही यही कराता है। और उसके अलावा एमएलए, जिनको हम क्या बोलते हैं? विधायक। तो ये सारे चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, जिसे हम चुनाव आयोग ही सिंपल भाषा में बोलते हैं, वो कराता है। दूसरा आता है राज्य चुनाव आयोग। अब केंद्रीय चुनाव आयोग है जो स्थानीय शासन है, जैसे पंचायती राज हो गया, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गई, उनके चुनाव नहीं कराता है, उनके चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। तो अब राज्य चुनाव आयोग किसके चुनाव कराता है? स्थानीय सरकार के। और स्थानीय सरकार में कौन कौन सी हो सकती है? शहरी, और दूसरा ग्रामीण। तो शहरी में क्या आ जाएगा? नगर पालिका, नगर निगम, इनके चुनाव होंगे। और ग्रामीण में क्या हो जाएगा? पंचायतें। तो कहने का मतलब है राज्य का जो चुनाव आयोग होगा वो स्थानीय सरकार के चुनाव कराता है बस, एमएलए के चुनाव नहीं कराता है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, एमएलए हो, एमपी हो, उन सबके चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। तो अब नगर पालिका किस में आती हैं? स्थानीय सरकार में आती हैं। तो स्थानीय सरकार के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का आंसर होगा। क्लियर है? भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग वो चुनाव कराता है। ये ध्यान रखिएगा, का अंतर समझिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? गांव की पंचायतों से संबंधित। तो देखिए, नीति निदेशक तत्व हम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। उन्हीं में एक अनुच्छेद है 40, और अनुच्छेद 40 के अनुसार कहा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। और इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने 73वां संविधान संशोधन किया और 74वां संविधान संशोधन किया 1993 में। कई जगह आपको ये 92 में मिलेगा। और इसके तहत पंचायतों का गठन हुआ, और इसके तहत नगर पालिका, नगर निगम का गठन हुआ। कहने का मतलब है ये दोनों किससे संबंधित थी? स्थानीय सरकार से संबंधित है। और इनके बारे में प्रावधान किसमें दिया गया था? अनुच्छेद 40 में। ये गांधीवादी विचारधारा थी। गांधी जी का विचार था कि देश का विकास है जो गांवों से ही संभव है। ऐसा नहीं है कि हम शहरों को विकसित कर दें और गांव विकसित हो ही ना पाए। तो इसलिए पंचायतों का विकास किया जाए, और ये किसमें किया गया था? अनुच्छेद 40 में किया। आज की क्लास में इतना ही। किसी का कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन से संबंधित और डिटेल्स की जरूरत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगले महत्वपूर्ण सवालों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।